नमस्ते। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सब अपने घर में स्वस्थ और बिल्कुल ही सेफ होंगे। मैं रुनु चौधरी आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नया अध्याय लेके कक्षा 12 के जीव विज्ञान का, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ये वो टॉपिक है, ये वो एक अध्याय है जिसके बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत समय से हम इसके बारे में सुनते जाते हैं कि ये रोग हो जाता है, वो रोग हो जाता है। अभी जिस आपदा आपदा का हम सामना कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का रोग में ही आता है। तो आज हम जानेंगे अध्याय 8 के बारे में, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो आइए देखते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव स्वास्थ्य होता क्या है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है। तो देखिए, स्वास्थ्य को क्या कहते हैं। स्वास्थ्य, जब हम बातें करते हैं तो हमारे हिसाब से स्वास्थ्य जो मतलब बिल्कुल सामने से देख के जिसके लगे कि वो बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी तरीके से अपने दिनचर्या के काम करता है, सब तरीके से करता है, तो हमें लगता है वो व्यक्ति स्वस्थ है। पर फिर भी हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी गई है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि WHO, जिनको WHO के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने सन 1948 में स्वास्थ्य या आरोग्यता की ये परिभाषा दी, जो कि परिभाषा हर प्रकार से मान्य की जाती है, जिसमें क्या कहा जाता है, दैहिक मतलब आपका शरीर, मानसिक मतलब दिमागी, और सामाजिक जिसको इंग्लिश में कहेंगे सोशल, मतलब दैहिक, मानसिक, सामाजिक पूर्ण रूप से जो स्वस्थ होता है वो उसको हम स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। तो जो व्यक्ति दैहिक, मानसिक, सामाजिक सारे रूपों से पूर्णता स्वस्थ होता है। तो स्वास्थ्य में क्या है, सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति ही नहीं है कि वो इंसान देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है और उसको तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति हर प्रकार से स्वस्थ है। वो स्वास्थ्य उसका सही माना जाएगा जिसमें कि कोई भी उसको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के उनके वश में नहीं होता है, बट कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पर वो किसी से कह नहीं पाते। तो अगर आप उस प्रकार के लोगों से मिलेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल आपके और हमारे जैसे ही हैं। लेकिन कभी बाद में कुछ ऐसे परिस्थिति आती है जिसमें कि उनका जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही अलग होती है। तब हमें पता लगता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ इस प्रकार की परेशानी चल रही थी, जिसकी वजह से, और वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मानसिक रूप से अगर कोई परेशान है तो उसको हम स्वस्थ कहेंगे, नहीं। जो सभी प्रकार से स्वस्थ है वही स्वास्थ्य की परिभाषा में गिना जाता है। तो स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, और स्वास्थ्य का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है। देखिए, आजकल का समय है, इसमें हर कोई बिल्कुल अपने आप को फिट रखना चाहता है, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से अगर मोटे भी हैं, लेकिन वो अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं अगर उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर तरीके से उनकी, और वो उसमें खुश है। तो सबके लिए स्वस्थ होने का दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है। लेकिन हम अपने जीवन में आने वाले सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं, तभी हम उसको स्वास्थ्य की परिभाषा में लाते हैं। तो स्वास्थ्य को ये 3 प्रकार में आप
ये 3 चक्र है जो कि एक दूसरे के को काटते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य है तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है, या मानसिक स्वास्थ्य है तो पूरी तरह से स्वस्थ है, और या सामाजिक स्वास्थ्य है तो पूरी तरीके से स्वस्थ है। नहीं, ये तीनों चीजें एक दूसरे के सामंजस्य में ही चलती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है तो क्या मिलता है प्राणी को? मनुष्य को जीवन शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसको हम पॉजिटिविटी के नाम से जानते हैं, और अपनी पसंद का कार्य भी करने का आनंद आता है, कुशल रहता है। और अगर मानसिक पहले हम अलग अलग देखते हैं, और जब मानसिक स्वास्थ्य होता है तो मानसिक संतुष्टि रहती है, जीवन की सार्थकता की अनुभूति रहती है। और अगर सामाजिक स्वास्थ्य होता है तो समाज में उत्पादक भागीदारी और जो दायित्व होते हैं उनका हमें बोध रहता है। पर ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको खाली सामाजिक स्वास्थ्य आपने पूरा कर लिया और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो अगर आप तीनों प्रकार से स्वस्थ हैं तो आप में अपने पसंद का कार्य करने की क्षमता होगी, आप कुशलतापूर्वक हर कार्य करेंगे, और आपका सामाजिक संबंध भी अच्छे होंगे। जीवन के नियंत्रण की अनुभूति होगी। जीवन में जितने भी कष्ट आएंगे, जितने भी कष्ट, देखिए कष्ट तो आएंगे, ये कहना कि मैं स्वस्थ हूं तो मेरे को किसी भी प्रकार का, किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं तो जो भी परेशानियां आती हैं उनको बहुत ही कुशलता से, बहुत ही ऊर्जा के साथ उनका समाधान ढूंढते हैं और अपने जीवन में उस चीज को सार्थक करते हैं। तो जीवन में नियंत्रण की अनुभूति तभी होती है जब आपकी ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर आपको जो ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, वही ऊर्जा आपको स्वस्थ बनाने में सहायक होती है। तो स्वास्थ्य का मतलब खाली ये नहीं है कि मेरा शरीर ठीक है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो पर सामाजिक रूप से मुझे किसी से मिलना नहीं है, मैं सबसे अलग रहूंगा, तो वो भी स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। आपको तीनों प्रकार का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये हो गया स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब अच्छा स्वास्थ्य, आजकल हमारे जो आसपास का वातावरण है उसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, पर ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कक्षा 12 के, तो इसलिए मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स डाल दिए जो आवश्यकताएं हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सबको समझ में आता है कि भोजन तो संतुलित चाहिए ही चाहिए। हम हर वक्त अगर जाके जो बहुत ही तला भुना खाना है उसको खाएंगे तो हमारे पाचक क्षमता पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही चीज खानी है, सिर्फ आपको सब्जियां खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। संतुलित आहार मतलब जिसमें कि संतुलित तरीके से सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, सब्जियां भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, जो विटामिन है, जो मिनरल है, वो सब भी मिलने चाहिए, तो वही संतुलित आहार है। ये नहीं कि आज तो मैंने लंच में बर्गर खा लिया और कल मैंने लंच में पिज्जा खा लिया तो वो तो मेरा संतुलित आहार नहीं बना। संतुलित आहार वो है जो आपको स्वस्थ रखने का सबसे बड़ी कुंजी है। ऐसा नहीं है कि जो आप जो है तला भुना खाना खाते हैं वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन उसको कम करना होता है ताकि क्या होगा, ताकि आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। संतुलित आहार बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है अच्छे स्वास्थ्य की। नियमित व्यायाम, ये हम जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी योगा को इस चक्कर में इसी वजह से बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि नियमित व्यायाम से जो प्रजा है वो अच्छे से स्वस्थ रहे। व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता, तो जो हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत, तो वो सामुदायिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता, हमें अपने घर की सफाई, अपने आसपास की सफाई
और अपनी सफाई, इन सब का ध्यान रखना होगा और स्वस्थ पर्यावरण में रहना होगा। जो गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है, उन प्रदूषण को की वजह से हमारे शरीर में इतनी सारे रोगों का स्थान हो गया है। इसीलिए हमें पर्यावरण भी स्वस्थ चाहिए। तो स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। जितने ज्यादा पेड़ होंगे, जितनी ज्यादा हरियाली में हम रहेंगे, उतना ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा हम शोरगुल के बीच में रहेंगे, जितना ज्यादा हम धुआं और प्रदूषण के बीच में, गंदगी के बीच में, धूल में रहेंगे, वहां पे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होगा। टीकाकरण, या सभी के माता पिता जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो जो सरकार की तरफ से टीकाकरण का पूरा उनको एक बुक दिया जाता है, उसमें पूरा किया जाता है। अब ये माता पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को समय समय पे, जिस समय पे जो टीका निर्धारित है वो लगवाएं। रोगवाहकों का नियंत्रण, ये स्वच्छता रखेंगे तो रोगवाहकों का नियंत्रण काफी कुछ हो जाता है। अच्छी आदतें, मनोरंजन और उचित निद्रा। ये नहीं है कि हमें तो अच्छा स्वास्थ्य करना है तो मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से हंसूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। निद्रा, निद्रा एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि हमारी सब कुछ तो ठीक है, फिर भी क्यों क्यों हमें अंदर से अच्छा नहीं महसूस होता? क्योंकि कई बार हमें पता नहीं लगता है, हमारे दिमाग में कोई परेशानी बैठी रहती है जिसकी वजह से हमें निद्रा ठीक से नहीं आती है। तो हर एक आयु की निद्रा की जो जरूरत है वो अलग अलग है। तो अपनी आयु के हिसाब से जितनी निद्रा आपको मिलनी चाहिए उतना आपको लेना चाहिए। एक वयस्क के लिए 8 से 9 घंटे की नींद, जो कि नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पे लेटे इधर उधर करवटें बदल रहे हैं। निद्रा मतलब आपको 8 घंटे की निद्रा बिल्कुल अच्छे से मिलनी चाहिए। तो उससे भी आपका स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई बात नहीं, हम 4 घंटे ही तो सो रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजें तो हमारी अच्छी, तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। हो सकता है उस समय अच्छा रहे, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो उचित निद्रा न मिलने पर आपके शरीर की कोशिकाएं थकी रहेंगी, फिर धीरे धीरे आपको थकान होगी और आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होगी। उसका दुष्परिणाम कुछ समय बाद आपको भुगतना पड़ेगा। तो निद्रा बहुत लेनी बहुत जरूरी है। तनाव नियंत्रण, आजकल हमारी सबकी जिंदगी में कोई भी ऐसा क्षण नहीं जाता जब हमारे पास कोई ना कोई तनाव ना हो। अब आपको उसको नियंत्रण करने की कला ही सीखनी है। इस नियंत्रण को करने की कला सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की तरफ नहीं लेके जाएगा। तनाव ऐसी चीज है जिसको कि आप चाह के भी हटा नहीं सकते। किसी के घर की परेशानी है, किसी की नौकरी की परेशानी है, किसी की और कुछ हो सकती है, बट उस वो आपको कितना असर करे ये निर्णय आपको लेना है। कि वो इतना असर करे कि आपके स्वास्थ्य पे असर डाल दे, तो फिर आपको रोग आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। या फिर आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे ये चीजें ठीक है, ये नियंत्रण में रखना है, इससे तनाव मुझे नहीं लेना है। तो ये बहुत जरूरी आवश्यकता है। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको अगर आप कि इनमें से कुछ चीज छोड़ दें तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़े। योग, जैसे मैंने आपको बताया, योग और नियमित व्यायाम, योग करिए या व्यायाम करिए, ये दोनों ही आपके अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं में आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब 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 हम देखते हैं, अभी तक तुमने देख लिया स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य कैसे होगा, लेकिन हमारा जो अध्याय है वो क्या है? वो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अब आ जाते हैं हम उसके ऊपर कि अब हमारा जो स्वास्थ्य है उसको कोई तो प्रभावित कर रहा है, कुछ तो कारक हैं। अब वो कारक क्या क्या हो सकते हैं? वो कारक हैं पर्यावरणीय प्रदूषण, जो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था, अगर आपको याद होगा। आइए देखते हैं, उसमें एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ था, स्वस्थ पर्यावरण। पर स्वस्थ पर्यावरण
करने के लिए शुरुआत भी हमें ही करनी पड़ेगी। अगर हम बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण करेंगे तो उसका खामियाजा, उसका जो नुकसान होगा वो भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो अब ये निर्णय हमें लेना है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण आप अपने पहले की कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, और चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, ये सब आपको पूरे विस्तार से समझाए गए हैं और उनका क्या क्या असर होता है ये भी समझाया गया है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले एक कारण पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया। दूसरा, रोगाणु। अब रोगाणु, अगर स्वास्थ्य जो कोई शरीर जिसमें कुछ परेशानी है, शारीरिक कोई दिक्कत है, तो शरीर की जैसी प्रतिरोधन क्षमता कम होती है, तो रोगाणु जो कि बहुत ही हर जगह रहते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, कहीं भी होते हैं, तो जैसे ही शरीर की प्रतिरोधन क्षमता कम होती है, रोगाणु तुरंत इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि उनको शरीर चाहिए, उनका काम ही यही है कि बीमारी फैलाना। आनुवांशिक विसंगतियां, इसमें आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो आपके गुणसूत्रों में जो डीएनए में कुछ अगर विसंगति आ गई है तो वो हो जाती है, उससे भी स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। त्रुटिपूर्ण जीवन शैली, सब हम सब समझते हैं। त्रुटिपूर्ण मतलब हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनमें हम कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जीवन शैली ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए ये कारक है। अब आ जाइए, अब हम देखते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अब आ गया हमारा रोग। अब जब हमारे कारक हमने देख लिए जो हमारे स्वास्थ्य को, स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनको प्रभावित करने के बाद क्या होगा? रोग मिलेगा। रोग का मतलब इसलिए आपको समझ में आ गया कि रोग का मतलब है अस्वस्थ होना। यह चिकित्सा विज्ञान की मूलभूत संकल्पना है। प्राय शरीर में पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की, शरीर का जो पूरी तरीके से काम करने की प्रक्रिया है उसमें कोई कमी हो जाती है, वही रोग कहलाता है। बाकी सब तो आपको पता है, जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे रोगी कहते हैं, बीमारी भी कहते हैं, रुग्णता, व्याधि, ये सब अलग अलग नाम है। अब देखते हैं हम रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार प्रकृति, गुण तथा प्रसार के कारणों के आधार पर रोगों के प्रकार दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के प्रकार होते हैं। एक जन्मजात रोग, जिसको अभी पीछे आनुवांशिक विसंगति हमने पढ़ा। जन्मजात मतलब ये वो रोग हैं जो कि पैदा हुए बच्चे में, नवजात शिशु में पहले से ही, उसके जन्म के समय से ही उसमें होते हैं। तो इसमें बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनको इनका कुछ भी इलाज नहीं है, ये स्थायी होते हैं। ये जो जन्मजात रोग के साथ जो शिशु पैदा होते हैं उनको अपना जीवन उन्हीं रोगों के साथ जीना होता है। तो जन्मजात रोग वैसे रोगों को कहा जाता है जो नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। यह रोग आनुवांशिक अनियमितताओं या उपापचयी विकारों, मतलब जो पाचन किसके द्वारा होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो अलग अलग बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो उपापचन को जिसे बोलते हैं, उपापचन को बिल्कुल सही तरीके से चलाने के लिए सक्षम होते हैं। अगर उनमें कुछ गड़बड़ है, एंजाइम में कुछ गड़बड़ है, तो उससे क्या होता है? तो उससे भी जो आनुवांशिक अनियमितता है वही बन जाती है, या फिर किसी अंग का सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मूल रूप से स्थायी रोग हैं और इन्हें आमतौर पर आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। इसके जो उदाहरण है, हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये क्या है? ये आपको याद होगा, आपका जो अध्याय 5 है, वंशागति के सिद्धांत, विविधता और वंशागति के सिद्धांत जो आपने पढ़े हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मेंडल के जो नियम थे उसके हिसाब से ये वो बीमारियां हैं जो कि
अनुवांशिक है, जो कि मेंडल का जो कारक था जिसको जीन नाम से जाना, उनमें कोई बदलाव होने की वजह से, उनमें कुछ गुणसूत्रों में असंतुलन होने की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। इसके बारे में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया, इनके बारे में आप वहीं पर अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। तो ये जन्मजात रोग हैं, जब गुणसूत्रों में असंतुलन होने की वजह से मंगोलिज्म। आपने कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका चेहरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको देख के उनको लगता है कि कुछ कुछ उसमें उनमें कुछ ऐसा है जो कि जो सारे प्राणी, सारे मनुष्य हैं उनसे कुछ अलग है। तो कुछ उनमें जो जन्मजात विकृतियां हो गई हैं, अनुवांशिक अनियमितताएं हो गई हैं, या उपापचयी विकार हो गए हैं, इन रोगों को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों में कुछ न कुछ असंतुलन आ चुका है जिसको कि आप नहीं बदल सकते। तो एक हो गए जन्मजात रोग। अब आइए दूसरे देखते हैं। दूसरा है अर्जित रोग, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे, अर्जित आपको शायद इतना आसान, मतलब शब्द थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे इसको इंग्लिश में कहेंगे acquired डिजीजेस। अर्जित अर्जित रोग वैसे रोग या विकारों को कहते हैं जो जन्मजात नहीं होते, लेकिन किसी कारण या किसी कारक की वजह से ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जन्मजात नहीं होते, इनमें गुणसूत्रों में या आनुवांशिक अनियमितता नहीं होती है, लेकिन कुछ इनके कारण होते हैं जिनकी वजह से ये जो स्वास्थ्य है उसको, स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए इनके दो वर्ग होते हैं, इनके वर्ग देखते हैं। पहला है गैर संचारी या गैर संक्रामक। आप समझ सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। इसका मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गैर संक्रामक मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो ये रोग मनुष्य के शरीर में कुछ अंगों या अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो इसीलिए ये नॉन इन्फेक्शियस है। अगर कोई ऐसी बीमारी एक व्यक्ति को हुई है, तो उसके साथ अगर कोई दूसरा उसको छू रहा है या उसके पास है, तो उसको ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो ये नॉन इन्फेक्शियस या गैर संक्रामक रोग हैं, और इनमें कुछ प्रकार होते हैं। आइए उन प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुपोषण। कुपोषण, हमें पता है कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण होता है, अभी हम प्रकार देख रहे हैं जो गैर संचारी रोग होते हैं, उनका पहला प्रकार है कुपोषण संबंधी रोग। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण होता है जिसमें उस व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उनको सही मात्रा में संतुलित भोजन बहुत लंबे समय तक नहीं मिला है। और ये दुनिया की बहुत बड़ी परेशानियों में से एक है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो इसके लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो ये कुपोषण की जो बीमारियां हैं, ये जब क्योंकि बहुत जगह ऐसी है, गरीबी की वजह से माता पिता बहुत अच्छा भोजन नहीं खरीद पाते हैं, अच्छा भोजन नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चों में ये बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। जो कुपोषण से संबंधित बीमारी, जैसे
जब आप छोटी कक्षाओं में थे तो आपने पढ़ा होगा। हमने कक्षा 6, 7, 8 में हम पढ़ते आए कुपोषण संबंधी काफी रोग हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, क्वाशियोरकर, मरासमस। ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? क्वाशियोरकर, मरासमस किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इनकी कमियों से होते हैं। स्कर्वी रोग, जैसे हमने बहुत सारे रोग पढ़े हैं जब हमने ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, तो उनके अभाव से होने वाले जो रोग हैं वो सारे कुपोषण संबंधी रोग हैं। तो उस बच्चे को या महिलाओं में भी कई बार प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है क्योंकि बहुत जगहों पे उनको संतुलित भोजन नहीं मिलता है। अगर संतुलित भोजन कुछ समय के लिए नहीं मिला है तो हमारे शरीर के पास अपने आप को कुपोषण में नहीं जाती है। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर भोजन संतुलित नहीं मिल रहा है, आहार संतुलित नहीं मिल रहा है, तो कुपोषण होता है। तो इसके बाद क्या होता है? जिससे बच्चे, महिलाएं जो भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं वो अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो शरीर की बहुत कम हो जाती है। तो उनमें बीमारियां फैलाने वाले जो भी रोगाणु हैं वो बहुत आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो कुपोषण के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि ये पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। पर्याप्त संतुलित आहार सबको मिलना चाहिए। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जिनको जो कुपोषण के शिकार हैं उनको संतुलित आहार मिलना चाहिए। क्योंकि उनके माता पिता इतना नहीं धन कमा पाते हैं, तो ये WHO अपने कोशिश यही कर रहे हैं कि सभी बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मृत्यु इन्हीं वजहों से हो जाती है क्योंकि उन्हें संतुलित आहार नहीं मिला है। कुपोषण के लक्षण कैसे पता लगता है कि कुपोषण है? कुपोषण के लक्षणों में क्या होता है? शरीर की वृद्धि रुक जाती है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है। कभी आप क्वाशियोरकर या मरासमस वाली जो बीमारियां हैं इनके बच्चों की तस्वीरें देखिए। उनका पेट बाहर निकला हुआ होता है और उनकी टांगे भी कई बार मुड़ी हुई होती हैं। तो और उनका जो मुंह होता है वो तो उनकी जब आप देखेंगे या कभी सामने आपको इस टाइप का कोई अगर बच्चा दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा कुपोषण का शिकार है। उनकी जो त्वचा होती है वो बहुत ही पीली होती है जिसमें कोई चमक नहीं होती है। तो कुपोषण का जो लक्षण हो सकते हैं, कुपोषण के लक्षण, शरीर की वृद्धि रुकना हो सकता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं या सिकुड़ जाने लगती हैं, झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा हो सकती है, कार्य करने पर जल्दी ही थक जाते हैं क्योंकि उनको संतुलित भोजन नहीं मिला है, इसलिए उनमें थकान बहुत जल्दी आ जाती है। मन में उत्साह नहीं होता है क्योंकि जब संतुलित भोजन नहीं है तो शरीर का जो पोषण चाहिए, शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है, तो आप हमेशा थके थके रहेंगे, तो आपको किसी भी काम को करने के लिए उत्साह नहीं होगा। जब उत्साह नहीं होगा तो फिर आपको चिड़चिड़ापन हो जाएगा और अगर वो करना ही पड़ेगा काम तो आप उसमें घबराहट भी होने लग जाती है। बाल रूखे और चमक रहित हो जाते हैं, चेहरा कांतिहीन, आंखें धसी हुई है, उनके चारों ओर काला वृत्त जिनको डार्क सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। शरीर का वजन तो कम होगा ही क्योंकि जब संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है कमजोरी आएगी, नींद और पाचन क्रिया भी गड़बड़ होगी, शरीर में सूजन आ जाती है, पेट का बड़ा होना आता है। ये सब लक्षण होते हैं कुपोषण के। तो इनके लिए कुपोषण को संतुलित आहार से ही जीता जा सकता है। ये तो था कुपोषण। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है अपरासित
रोग, डीजेनरेटिव डिजीजेस, डीजेनरेटिव, ये क्या करती हैं? ये शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के ठीक से कार्य न करने के कारण होती हैं। कोई ऐसा अंग है शरीर का जो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो डीजनरेट होने लगता है। इसका उदाहरण है जैसे महिलाओं में जो एक आयु के बाद आर्थराइटिस का बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत में आर्थराइटिस महिलाओं में हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती जाती है, तो शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको कैल्शियम बहुत ही रोज ही लेना चाहिए। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जिसमें ठीक से दिखाई नहीं देता, आंख में पुतली के ऊपर झिल्ली आ जाती है, तो ये सब है कि वो वाला जो अंग है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं अपरासित रोग। अगला देखते हैं एलर्जी। ये बहुत ही कॉमन शब्द है, ये बहुत बार हम सुनते हैं कि अरे मुझे क्या हुआ था, मुझे एलर्जी हो गई थी। एलर्जी क्या हो जाता है? एलर्जी में कुछ नहीं होता है कि कई बार क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली सबके शरीर में होता है, तो क्या होता है उसको कुछ ऐसे बाहरी पदार्थ एकदम से उसके संपर्क में आते हैं जिसके लिए कि वो उसको ठीक नहीं लगता। तो इसमें शरीर क्या करता है? शरीर असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करने लग जाता है। शरीर असमान रूप से प्रतिक्रिया दिखाता है इसमें। तो असामान्य रूप से प्रतिक्रिया दिखाने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, वो जब बहुत ज्यादा अगर हो रही है तब डॉक्टर उसमें दवाइयां देते हैं। जैसे बहुत लोगों को धूल से एलर्जी होती है, तो उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप धूल वाले, एलर्जी का कोई भी जैसे बोलते हैं ना स्थायी इलाज नहीं है। इसमें आपको उस जिस चीज से जिस पदार्थ से आपको आपका शरीर असमान रूप से प्रतिक्रिया दिखाता है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप उस बाहरी पदार्थ से जितना हो सके दूर रहें। जैसे धूल, अब धूल आ रही है चीजें जिनमें आप कितना भी सोचें तभी जाना ही पड़ता है, तो ऐसे में फिर कुछ दवाइयां लेनी पड़ती। परागकण, परागकण की भी एक बहुत ही, बहुतों से आप सुनते होंगे कि ये परागकण की एलर्जी भी बहुत ही कॉमन है। जब हमारे यहाँ जब फसल कटने का टाइम होता है या जब उसके पहले जब इनका परागण का टाइम होता है, तो उस समय भी बहुत सारे परागकण हवा में घूम रहे होते हैं, तो बहुत लोगों को इन परागकणों से भी एलर्जी हो जाती है। जब ये फसल कटती है तब भी इनके जो छोटा छोटा जो भूसे वाली छोटी छोटी होती हैं वो भी हवा में तैरती हैं, तो वो भी अगर किसी को एलर्जी है तो उससे भी शरीर असमान रूप से प्रतिक्रिया करता है। तो परागकण, धूल, रेशम, कोई छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म रेशा या किसी को किसी एक रासायनिक पदार्थ से परेशानी होती है तो उसमें शरीर असमान रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे नाक में कुछ ऐसी चीज चली जाती है जो कि हमारा शरीर उसको अपने अंदर नहीं आने देना चाहता, तो हम क्या करते हैं? हम छींक मारते हैं। छींक मारने से कई बार हमें उसके बाद अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो बाहरी पदार्थ था वो निकल गया। वो गलती से कुछ भी हो सकता है कि वो हमारी नाक में चला गया हवा की वजह से या हमारे छूने की वजह से, तो पर अगर वो बाहरी पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षा, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उस चीज को सही नहीं मानती है, तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी और वो बाहरी पदार्थ निकाला जाएगा। कई बार बहुत सारी चीजें होती है जिनसे एलर्जी होती है, पर डॉक्टर को इनके बारे में ये किसी व्यक्ति को या किसी मनुष्य को किस पदार्थ से एलर्जी है ये पता करना बहुत ही कठिन कार्य है। जब किसी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो डॉक्टर फिर अलग अलग तरीके की उसमें अलग अलग टेस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें टेस्ट किए जाते हैं और तब पता लगाया जाता है कि उस मनुष्य को किस चीज से एलर्जी है। फिर वो चीजें, बहुत लोगों को होता है कि खाने में कुछ सब्जियां होती हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है,
आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को बैंगन से भी एलर्जी हो जाती है। मेरी जान पहचान के एक हैं जिनको बैंगन से इतनी ज्यादा एलर्जी है कि जब भी वो बैंगन खाती हैं उनको अस्पताल जाना पड़ जाता है, गलती से भी अगर खा लिया तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एलर्जी इसी चीज से हो सकती है, एलर्जी किसी भी चीज से हो जाती है। तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको कुछ चीजें नहीं पसंद है, तो वो अगर उसको नहीं पसंद तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तो उसको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दिखाएगी ही अगर वो चीज आपने किसी भी प्रकार से अपने शरीर में ग्रहण करी, चाहे नाक के थ्रू, नाक के द्वारा गया हो चाहे मुंह के द्वारा गया हो। तो ये हो गया एलर्जी। ये जो चित्र है ये आर्थराइटिस को दिखाने के लिए चित्र डाला था मैंने। अब आइए अगला देखते हैं, कैंसर। कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि क्या है, गैर संक्रामक रोग है। इसमें क्या होता है, शरीर के किसी भी भाग में विविध कारणों से, किसी विभिन्न कारणों से क्या हो जाता है, कैंसर में क्या है, कैंसर एक तरीके का जो कोशिकाएं हैं उनका समूह बन जाता है जो कि वैसे शरीर के लिए सामान्य नहीं है। तो वो कोशिकाओं का और जो समूह है वो बढ़ता जाता है, मतलब शरीर का जो प्रतिरोध क्षमता है उसका उसके ऊपर कुछ भी जोर नहीं चलता है, वो अनियंत्रित होती चली जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर बन जाने से, ट्यूमर एक जो कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं उसको ट्यूमर कहते हैं, तो ये कोशिकाएं विभाजित होती चली जाती हैं, तो उससे कैंसर होता है। इस अध्याय में आप कैंसर के बारे में आगे जब हम देखेंगे तो कुछ रोगों के बारे में हम विस्तार पूर्वक भी अध्ययन करेंगे। अगला है प्रदूषण एवं औद्योगिक संस्थानों से संबंधित रोग। ये हम सब जानते हैं, प्रदूषण की वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है और भी परेशानियां हो जाती हैं, किसी के फेफड़ों में परेशानी हो जाती है। तो ये जो फुफ्फुसीज रेशमायता लिखी है ये फेफड़ों की ही परेशानी है। तो प्रदूषण की वजह से हमें जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से श्वास से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, श्वास रोग हो सकते हैं। और जल प्रदूषण से अगर किसी प्रकार से वो जल हमने ग्रहण कर लिया तो हमारे किसमें, हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें, उपापचय में, उसमें परेशानी हो सकती है, उसमें कोई बीमारी हो सकती है। तो ये प्रदूषण और औद्योगिक संस्थान से कैसे हो सकती है, कोई वहां काम करता है उनसे हो सकती है, वो वही गैस को अंदर ले रहे हैं, या फिर औद्योगिक संस्थान क्या करते रहते हैं कि उनका जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पदार्थ होता है उसको बगैर साफ करे सीधे के सीधे ही किसी नदी में या किसी नाले में भेज देते हैं, और वो पानी जब आगे जाके हमारे घरों में आता है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको उसके बाद वो लोग साफ नहीं करके, साफ करते हैं, लेकिन साफ करने के बाद भी अगर किसी औद्योगिक संस्थान ने उसमें कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ डाला है जो कि सफाई के बाद भी नहीं निकला तो वो हमको किसी न किसी प्रकार का रोग दे सकता है। तो ये हो गया प्रदूषण एवं औद्योगिक संस्थानों से संबंधित रोग। छठा है व्यसन और निर्भरता। व्यसन आप समझते हैं कि किसी को कोई गलत आदत लग गई है, ड्रग्स लेने की, शराब की, तंबाकू, इनकी वजह से जब इनकी अति हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। तो व्यसन तथा निर्भरता मतलब एडिक्शन भी होगी और उसके बाद उन पर डिपेंडेंस भी होगी कि उसके बगैर वो जो व्यक्ति है वो इन्हीं के ऊपर निर्भर रहने लगा। तो ये तो थे गैर संक्रामक रोग। अब ये मैंने एक चित्र डाला है, ये कैंसर की चित्र है जिसमें देख सकते हैं आप ये ट्यूमर बने हुए हैं और ये कैंसर की जो कोशिकाएं, मतलब कोशिकाएं जो अनियंत्रित है वो विभाजित होती जा रही है। अब हम देखते हैं दूसरा जो कि है
संक्रामक रोग, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है? संक्रामक रोग रोगाणुओं द्वारा फैलता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे में दो तरीके से हो सकता है। प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष संपर्क से भी फैल सकता है। प्रत्यक्ष मतलब दो लोग खड़े हैं, एक से दूसरे में फैला। अप्रत्यक्ष मतलब बीच में कोई और वाहक है, जिसका कि वाहक वाले का तो उदाहरण आपको पता है, मलेरिया। क्योंकि वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं होता। जो वो मच्छर भी होता है, मच्छर वैसे कुछ नहीं करता, लेकिन जब मच्छर काटता है तो मच्छर क्योंकि वाहक है, इसलिए वो उस रोगाणु को हमारे शरीर में पहुंचा देता है। प्रत्यक्ष को आपको बताने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो इस समय हम अपनी सोसाइटी में भी, अपने विश्व में भी अनुभव कर रहे हैं, जिसे पेंडेमिक कहा जा रहा है, जो कोरोना नामक जीवाणु से हो रही है, कोरोना नामक वायरस से हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार क्या कहती है, ये प्रत्यक्ष रूप से फैल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से फैलने से मतलब हम किसी से मिले और उसको भी नहीं पता कि वो उसके पास उसको कोरोना वायरस ने ग्रसित किया हुआ है, पर अगर हम उसको छूते हैं तो कोरोना वायरस को नहीं फैला मिलता है। ये तो आप इतना पढ़ते रहते होंगे कि इतना जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि आपको किसी के कितनी दूरी सरकार बताती है। वो बोलते हैं कि आप उनसे 2 मीटर की दूरी पे बात करें। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कोई कोरोना की बीमारी से ग्रस्त है तो उसका जो वायरस है उसके मुंह से निकलकर हवा में, अगर बहुत पास में कोई खड़ा है तो दूसरे को भी ग्रसित कर सकता है। पर अगर दोनों के बीच में दूरी है, 2 मीटर की दूरी है, तो क्या होता है, तो वो वायरस जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि वो थोड़ा भारी वायरस है, जमीन पे गिर जाता है। अगर जमीन पे गिर जाता है तो वो सामने खड़े वाले व्यक्ति को ग्रसित नहीं कर पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा सरकार की जो गाइडलाइंस आती रहती हैं, जिसमें कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आजकल जब भी आप घर से बाहर निकले, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित है, तो उससे जो कोरोना वायरस या जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, बीच में मास्क है। या किसी प्रकार से अगर आप संक्रमित हो गए तो आपने अगर मास्क पहना है तो आपके द्वारा वो रोगाणु दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगा। तो मास्क बेसिकली दोनों को बीच में इसको जिसे बोलते हैं ना, जोड़ बैठने की, इसको तोड़ने की कड़ी है। इसलिए अभी हमारे लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है और हमें हाथों को नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। कितना समय बताया था सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से? 20 सेकेंड तक। उसके लिए आप कर सकते हैं अपना हैप्पी बर्थडे टू मी आप आराम से गाने के रूप में 2 बार गा सकते हैं। जितनी देर में आप 2 बार गाएंगे 20 सेकेंड हो जाएंगे, लेकिन दिन में हमें कई बार हाथ धोना है। बाहर से अगर कहीं से आए तो बहुत जरूरी है हर बार हाथ धोना। अगर हमने बाहर कुछ ज्यादा चीजें छुई है तो घर आके हमें नहाना धोना भी चाहिए, पूरे कपड़े बदलने चाहिए। तो संक्रामक बीमारियां रोगाणुओं से फैलती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं। यह रोग विभिन्न रोगाणुओं जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, कृमि आदि के कारण होती है। और रोग उत्पन्न करने वाला जो रोगाणु है उसको इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। तो जीव है जो कि रोग उत्पन्न कर रहा है, उसको हिंदी में रोगाणु और इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। अब ये संक्रमण 2 प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने कोविड की बात भी करी। जो पहला है प्रत्यक्ष संक्रमण, मतलब जो प्रत्यक्ष
मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सामने सामने हो रहा है। तो इसमें देखिए पहला जो उदाहरण दिया हुआ है वो है रक्त दान द्वारा। ये एक बीमारी है, रक्त दान द्वारा। कौन सी बीमारी होती है? एड्स। इसके बारे में भी हम विस्तार से इस अध्याय में अध्ययन करेंगे आगे। तो रक्तदान द्वारा मतलब किसी व्यक्ति का रक्त आपको दिया गया है, अगर उसमें संक्रमण है तो वो आपके भी शरीर में पहुंच जाएगा। और ये भी जैसे हमने बात करी, छींकने, कफ द्वारा, थूक के सूक्ष्म बिंदुकों द्वारा टीबी, निमोनिया, और इसी में अब कोरोना भी जुड़ जाएगा। आगे जब ये बुक दोबारा इनको पढ़ा जाएगा और इनमें जो जोड़ा जाएगा तो उसमें ये कोरोना भी जुड़ जाएगा। अगला, माता के अपरा, प्लासेंटा, माता के अपरा से शिशु को भी एड्स हो सकता है, होता ही है। तो ये है प्रत्यक्ष संक्रमण के कुछ उदाहरण, अभी और भी हैं, आइए उनको भी देखते हैं। संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण दाद, खाद, खुजली हो सकती है। फिर कीट या जानवरों के काटने से मलेरिया, फाइलेरिया ये हो सकते हैं। फिर मृदा में उपस्थित रोगाणुओं के संपर्क में आने पर, मृदा में उपस्थित रोगाणुओं के संपर्क में आने पर टिटनेस हो सकता है। तो ये तो था प्रत्यक्ष संक्रमण। आइए अब दूसरा प्रकार देखते हैं, अप्रत्यक्ष संक्रमण। अप्रत्यक्ष मतलब जो कि किसी वाहक द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाया जाता है। अब वाहक, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, वाहक सबसे जो है ज्यादा जो हम जानते हैं जो ये वाहक है, हम बहुत पहले से ये बायोलॉजी में पढ़ते आए हैं, जीव विज्ञान में, कि ये मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, इनके द्वारा कुछ रोगों का संचारण होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये मच्छरों से तभी जो सरकारें हैं वो अपनी गाइडलाइंस देती हैं कि जब भी ज़्यादा बरसात या चिपचिपाहट वाला मौसम होता है उस टाइम, क्योंकि मच्छर बाहर होते हैं, मक्खी भी बहुत होते हैं, तो कहते हैं कि अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए ताकि मच्छर के अंडे पनप ना पाए। दूसरा है संदूषित वायु, धुआं, संदूषित वायु, धुआं, धूल द्वारा। क्या हो सकता है इसके द्वारा? इसके द्वारा हमें टीबी हो सकता है कोई। फिर संक्रमित बर्तन, वस्त्र, खिलौने, साबुन, नल, शल्य चिकित्सा के उपकरण और सुई वगैरह के द्वारा, ये अप्रत्यक्ष है। इनकी वजह से हमें जुकाम हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है। कंजंक्टिवाइटिस जिसमें आंखों में संक्रमण हो जाता है। उस टाइम आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं कि आप 3 दिन या 4 दिन घर पे ही रहिए, 4-5 दिन में जब ठीक हो जाएगा तभी आप बाहर निकलिएगा। उसमें भी आपने देखा होगा डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप अपना धूप वाला चश्मा पहन के रहिए। तो अगर कोई बेमौसम में भी या रात में धूप का चश्मा पहन के घूम रहा है तो समझना चाहिए कि उसको कंजंक्टिवाइटिस है और डॉक्टर ने उसको सलाह दी। फिर गंदे हाथों और उंगलियों के नाखूनों से भी क्या हो जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले की कक्षाओं में भी, कि जब हमारे हाथ गंदे होते हैं या नाखून ज़्यादा मतलब नाखून साफ नहीं होते हैं और हम खाना खाते हैं तो जो कृमि, अलग अलग तरीके के वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म, ये सब भी इनके अंडे इनके द्वारा, क्योंकि गंदगी में ही होते हैं वो, तो अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो उनमें हो सकता है उनके अंडे हों तो वो कृमि अंदर चली जाती हैं और वो फिर हमें इन्फेक्शन या संक्रमण दे देती हैं। तो इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष संक्रमण होता है। अब इसके अलावा क्या होता है, जीवों के मध्य
आपस में जो पारस्परिक संबंध होता है उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, परजीविता, जिसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। अब परजीवी क्या होता है? परजीवी आपने पढ़ा है पहले की कक्षाओं में। परजीवी मतलब जो अपने पोषक मतलब उसका पोषद, जो उसका होस्ट है, उससे वो खाना भी लेता है और उसी के शरीर में भी रहता है और वहीं पे वो अपने आप का संरक्षण भी प्राप्त करता है। तो ऐसे बहुत सारे परजीवी हैं जो अपने पोषद में, और ये परजीवी खाते भी अपने पोषद के यहाँ ही है और बीमारी भी उसी को देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने की इनमें क्षमता होती है। तो ये परजीवी ये क्या क्या कहलाते हैं? परजीवी रोगाणु या रोगजनक, जो मैंने आपको पहले बताया कि पैथोजेंस। ये विभिन्न प्रकार से पोषक को हानि पहुंचाते हैं, उससे भोजन भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके रक्त को या उसके ऊतक को क्षति पहुंचाते हैं या फिर उनमें विषाक्त पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने आपको एक चित्र मैंने डाला है, ये अलग अलग प्रजातियां हैं मच्छरों की। ये है मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और ये है डेंगू फैलाने वाले मच्छर। तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं जो कि अप्रत्यक्ष संक्रमण करेंगी। ये डेंगू के परजीवी को अपने यहाँ पालते हैं, इनके शरीर में होते हैं, और ये मलेरिया के परजीवी के वाहक हैं। तो जब ये हमें काटते हैं तो ये उन परजीवी को हमारे शरीर में छोड़ देते हैं और वो परजीवी हमारे शरीर में ही भोजन लेता है और हमारे शरीर में ही रोग उत्पन्न करता है। तो ये मलेरिया के बारे में भी अभी आगे इसी अध्याय में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये रोगाणु रोग उत्पन्न कैसे करते हैं। पर उसके पहले आप ये भी देखिए कि ये जो रोगाणु है या रोगजनक है, ये शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। कुछ मुख से प्रवेश करते हैं, कुछ किस प्रकार प्रवेश करते हैं? नाक के द्वारा प्रवेश करते हैं, वायु के द्वारा। तो इनके प्रवेश का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और अनेक प्रकार के रोगाणु शल्य क्रिया या सिरिंज के द्वारा या जब रक्ताधान, जो हमने पहले भी देखा था, उसके द्वारा भी शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो इनके प्रवेश होने के द्वार अलग अलग ही हैं। तो अब हम देखते हैं कि रोगाणु कैसे रोग उत्पन्न करते हैं। रोगाणु व्यक्ति के शरीर में दो प्रकार से रोग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। दो प्रकार से ये रोग की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पहला क्या करते हैं? पहला ये करते हैं ऊतक की क्षति। ऊतक की क्षति करते हैं। ये कैसे? ये जो बहुत सारे जो रोगजनक हैं, ये व्यक्तियों के शरीर में ऊतक की क्षति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये शरीर के जिस स्थान में रहते हैं उसे, वहां के ऊतक को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देते हैं। और दूसरे प्रकार के क्या होते हैं? दूसरे प्रकार के होते हैं विष स्राव वाले। कुछ रोगाणु विषैले पदार्थ उत्पन्न करके रोग की स्थिति बना देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दो प्रकार से रोग की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऊतक को क्षति पहुंचाते हैं और विष का स्राव करते हैं। तो ये विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जो यही विषैला पदार्थ होता है, इसको विष कह सकते हैं, हम टॉक्सिन कह सकते हैं। यह रोग के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है? टिटनेस के जीवाणु एक बाह्य विष, जिसको एक्सोटॉक्सिन बोलेंगे, बाह्य विष उत्पन्न करते हैं। ये विष बनने के तुरंत बाद व्यक्ति के शरीर में मुक्त हो जाते हैं। जैसे ये विष बने,
उसके तुरंत बाद ये जिस मनुष्य के शरीर में है उस मनुष्य के शरीर में इनको मुक्त कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ कुछ रोगाणु ऐसे भी हैं जिनके विष उनकी कोशिकाओं में ही बने रहते हैं, और जब वो रोगाणु की कोशिका की जब मृत्यु होती है तब उनके शरीर से बाहर निकल के ये जो इनका पोषद है उसकी कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, उनकी कोशिकाओं को ये प्रभावित करते हैं, तो उसको हम आंतरिक विष कहते हैं। तो जीवाणु, उसमें रोगाणु कोशिका है, उसकी मृत्यु के बाद ही वो कोशिका से बाहर निकले, उसको हम आंतरिक विष कहते हैं, एंडोटॉक्सिन। तो इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है हैजा, पेचिश, टाइफॉइड। इनके जो रोगाणु होते हैं वो आंतरिक विष बनाते हैं। तो हमने देखा कि ये किस प्रकार से विष का स्राव करते हैं। कुछ होते हैं जो कि कोशिका के अंदर जैसे ही विष इनकी शरीर में, इनकी कोशिका में बनता है, तुरंत ये अपने पोषद की कोशिका में मुक्त कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं रोगाणु जो खुद विष का उत्पादन करते हैं लेकिन अपने शरीर के, अपनी कोशिका के अंदर ही रखते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो विषैला पदार्थ जो पोषद है उसकी कोशिकाओं को प्रभावित करने के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रोगाणु दो प्रकार से रोग की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने ये भी मानव भी कई बार वाहक होता है। मानव वाहक का एक बहुत ही चर्चित उदाहरण है, एक मैरी मेलन नाम की एक खाना बनाने वाली स्त्री थी, जो कि कहाँ पर थी? ये करती थी अपना काम, खाना बनाने वाली काम करती थी, लेकिन ये पाया गया कि ये जिनके भी घर काम करती थी, इन्होंने 7 या 8 घरों में खाना बनाने का काम किया, तो जिनके यहाँ भी काम करती थी उस घर में के सदस्य टाइफॉइड बुखार के से पीड़ित हो जाते थे। तो पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया, क्योंकि जब उसके बाद जब उनके टेस्ट वगैरह किए गए तो इनमें जो विशेषता थी मैरी मेलन में, इनमें ये विशेषता थी कि ये टाइफॉइड की मानव वाहक के रूप में पता लगा। इनको खुद को टाइफॉइड नहीं था, जब इन्होंने टेस्ट कराया इनका हमेशा ही नकारात्मक ही निकला, तो इसलिए कोई भी इनके ऊपर शक नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि ये बहुत सारे, जिस घर में काम करती थी उस घर के ज्यादातर सदस्य टाइफॉइड से पीड़ित हो जाते थे, तो धीरे धीरे लोगों में ये चर्चा हो गई कि ये टाइफॉइड की मानव वाहक है। तो ऐसा नहीं है कि जो रोगाणु के वाहक सिर्फ कीट और मृदा या बाकी चीजें ही हो सकती हैं। मानव भी, कोई मानव भी इस प्रकार के किसी एक रोगाणु का वाहक भी हो सकता है। तो मैरी मेलन को टाइफॉइड मैरी के नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने, माना जाता है कि इन्होंने अपने कुक के करियर के दौरान 51 लोगों को टाइफॉइड से संक्रमित किया था। तो ये मानव, इसमें रोगाणु, मानव वाहक जब है, जो भी मानव वाहक है उसमें रोगाणु उनके शरीर में बिल्कुल सामान्य परजीवी के रूप में रहता है। मैरी मेलन को कभी भी टाइफॉइड का कोई भी लक्षण नहीं हुआ। वहां पे ये अपने आप को, ये रोगाणु अपने आप को प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है। तो इसलिए उस मनुष्य को आप रोग का वाहक ही कह सकते हो। वो खुद तो रोग मुक्त है, लेकिन दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचारण कर रहे हैं, रोग का संक्रमण फैला रहे हैं। तो इसलिए मैरी मेलन को टाइफॉइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये मानव वाहक का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है।
इसके बारे में आपसे 1 या 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे परजीवी के नाम बताऊंगी जो कि बीमारियां फैलाते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजोआ परजीवी। वो मैं आपको अगले जब भाग में वीडियो बनाऊंगी तब मैं उसमें स्लाइड में डालूंगी। आज वो स्लाइड में नहीं है, पर मैं आपके साथ उनकी चर्चा जरूर करना चाहूंगी। तो जैसे प्रोटोजोआ, बहुत सारे प्रोटोजोआ भी ऐसे हैं जो कि परजीवी होते हैं जिनसे कि हमें रोग मिलते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, उससे क्या हो जाता है, उससे अमीबी पेचिश लग जाती है। प्लाज्मोडियम प्रजाति, वो ये हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कौन सा वाला रोग फैलाते हैं? ये फैलाती हैं मलेरिया। उसके बाद लीशमानिया डोनोवानी, ये काला आजार फैलाती है। ट्रिपैनोसोमा अफ्रीकी निद्रा रोग। एंटामीबा जिंजीवेलिस पायरिया रोग, ये प्रोटोजोअन परजीवी है। फिर हम कुछ जीवाणु परजीवी भी देख लेते हैं जो कि कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, जो कि डिप्थीरिया का परजीवी है। उसके बाद साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफॉइड या आंत्र ज्वर का परजीवी है। विब्रियो कॉलरी हैजा का परजीवी है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग या तपेदिक का परजीवी है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कोढ़ का है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, जिसका कि हम चर्चा दूसरे अध्याय में भी सुन चुके हैं, न्यूमोनिया। अगर आपको याद होगा, जो अनुवांशिकी जो वंशागत नियमों का जो आणविक आधार है, उसमें जो ग्रिफिथ का प्रयोग है, उसमें वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई पे ही प्रयोग कर रहे थे, जिसमें कि उनको अनुवांशिक पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और अब कुछ विषाणु देख लेते हैं जो कि परजीवी हैं, जो कि वेरियोला विषाणु, जो कि चेचक को फैलाता है। ऑर्थोमिक्सो विषाणु इन्फ्लुएंजा को फैलाता है। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो के लिए पोलियो का परजीवी है, जिसके कि निवारण के लिए आपने देखा भी होगा, जब आप छोटे भी होंगे तो आप सबको पोलियो की 2 बूंदें पिलाई गई हैं जब तक कि आप 5 साल के नहीं हुए। एड्स, जो कि कौन सा रोग फैलाता है? HIV का रोग फैलाता है, जिसके के बारे में भी इस अध्याय में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अभी इसके बाद जब अगला वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको मलेरिया, एड्स, जो भी ऐसी बीमारियां हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस अध्याय में अभी मलेरिया के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में अमीबिक पेचिस, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम हाथी पाँव, जिसको एलिफेंटियासिस इंग्लिश में कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम एड्स, कैंसर, इन बीमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आज का जो वीडियो है ये आपको इस अध्याय के इस भाग को समझाने में सहायक होगा। जल्दी ही मिलती हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और बिल्कुल सेफ रहें। धन्यवाद।